Hello and welcome students to the official YouTube channel of Royal Defence Academy, a platform which pave your path of success. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will do a very important topic from your exams point of view, that is light chapter. Light, first of all we need to know what is light. So as we know that light is a form of energy which makes anything visible. ओके जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं, ऐसी जो एनर्जी है वो आपकी लाइट कहलाती है। ठीक है, अब ये लाइट किस तरह से वर्क करती है किसी चीज को देखने में, तो जब भी लाइट किसी सोर्स से, दो तरीके के सोर्सेज की यहाँ पर बात होती है, एक होते हैं ल्यूमिनस, एक नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस आर सच टाइप ऑफ सोर्सेज विच एमिट लाइट और विच जनरेट लाइट। जिनसे लाइट जनरेट हो रही है, जिनसे लाइट एमिट हो रही है, वो आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट नहीं करते हैं वो नॉन ल्यूमिनस कहलाते हैं। तो जब किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है और वो किसी सरफेस पर टकरा करके, किसी सरफेस पर गिरती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के, वहां से टकरा करके जब हम तक पहुंचती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हमें वो चीज विजिबल होती है। अब लाइट जो है बेसिकली जो व्हाइट लाइट होती है, इसमें 7 कलर्स होते हैं और जिन कलर्स को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स उन जिन कलर्स को वो बाउंस बैक कर देता है, वो ऑब्जेक्ट का कलर हमें उसी तरीके का दिखाई देता है। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट ने सारे कलर्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब करा तो वो हमें ब्लैक दिखाई देगा, और अगर वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें व्हाइट दिखाई देता है। तो बेसिकली लाइट क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो किसी चीज को विजिबल बनाता है। ओके, अब हमने यहाँ पर कहा कि लाइट कैसी वेव है। लाइट बेसिकली डुअल नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। अभी हम यहाँ पर वेव की बात कर रहे हैं कि जब अगर लाइट वेव है तो किस तरीके की वेव है। हमने साउंड चैप्टर में भी पढ़ा है पीछे कि 2 तरीके की वेव होती है, एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक वेव हो जाती है आपकी मैकेनिकल वेव। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब लाइट को ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं उनके थ्रू वो ट्रांसमिट करती है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब हमें ये कैसे प्रूव होता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सनलाइट। देखिए सन जो है स्पेस में, और स्पेस में हमें पता है कि वहां वैक्यूम है, और वैक्यूम होने के बाद भी वो लाइट हम तक पहुंच रही है। इसका मतलब है कि लाइट को रिफ्लेक्ट जो है ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लाइट कैसी है अगर आपसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के बेस पर, मतलब जो वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है और मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में जो एंगल बनता है उसके बेस पर भी हम लाइट जो वेव को डिफरेंशिएट करते हैं। और इस बेस पर अगर हम बात करें तो लाइट कैसी है, एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। इस वजह से लाइट जो है वो हमें कुछ इस तरीके से मूव करती हुई दिखती है। ये जो है, ये हम जब भी डिनोट करते हैं तो इस तरीके के नेचर में जो है हम डिनोट करते हैं। दैट मीन्स ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और पार्टिकल्स का मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, परपेंडिकुलरली हो रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब देखो, हमने कहा कि लाइट जो है किसी चीज को विजिबल बनाती है, किसी चीज को देख पाते हैं हम लाइट की वजह से। तो वो कैसे पॉसिबल है? लाइट जब भी किसी सरफेस पे गिरेगी और वहां से स्ट्राइक होकर के जो व्यूअर है उसकी आंखों तक पहुंचेगी, और ये जो बाउंसिंग बैक का जो फिनोमेना है, लाइट के जो फिनोमेना है जिसके थ्रू लाइट बाउंस बैक हो रही है, इस फिनोमेनन को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रीचेस टू द आईज ऑफ व्यूअर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन कहलाता है ये चीज, बाउंसिंग बैक होना, लाइट का टकरा करके किसी सरफेस से वापस मुड़ जाना, वही कहलाता है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो है ये बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करता है? तो इसके लिए 2 लॉज होते हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानने से पहले जरूरी है कुछ टर्म्स से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जानना। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो किसी सोर्स से लाइट रे निकल रही है और किसी सरफेस पर गिर रही है, किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, उसे हम कह देते हैं इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो पहली आपकी इंसिडेंट रे हो जाती है। जैसे यहां हम देखें तो ये इंसिडेंट रे है जो किसी सरफेस से ओरिजिनेट हो रहा है, किसी सोर्स से ओरिजिनेट हो रही है और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिर रही है। दूसरी होती है
जब लाइट यहाँ टकराएगी, किसी सरफेस पर टकराए और वहां से वापस उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है और वो बाउंस बैक हो जाती है, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे या रे ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से ये जो है रिफ्लेक्टेड रे हो गई है, तो जो बाउंस बैक हुई जो लाइट की रे है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तीसरी जो टर्म आती है दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है। मतलब इमेजिनरी लाइन क्यों बोला हमने? क्योंकि एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पर हमने इसे इमेजिन किया है। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन। कहां पर होती है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस का जो पॉइंट है जहां पर लाइट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, जहां पर लाइट गिर रही है, उस जगह को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां से हमने एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कैसे होगी? परपेंडिकुलर होगी। हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल। ओके, उसके बाद में हमने कहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने बताया जहां पर इंसिडेंट रे गिरेगी उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह देंगे। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वहां पर हमने नॉर्मल बनाई, तो दो एंगल यहां पर ड्रॉ होते हैं। एक होता है आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कह देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। This angle between the reflected ray, the incident ray and normal is called angle of incidence, whereas the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. Okay, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो लाइट से रिलेटेड रहते हैं, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। अब इनके बाद हमने कहा कि रिफ्लेक्शन जो है वो दो लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। These are called laws of reflection। क्या है ये रिफ्लेक्शन के लॉ? तो ये रिफ्लेक्शन के लॉ देखिए जो है क्या कहते हैं। पहला ये कहते हैं कि हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट मींस जो एंगल आई है वो हमेशा इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो हमेशा बराबर होगा। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही चीजें एक ही प्लेन में लाई करेगी। तो देखें यहां पर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये हमेशा इक्वल होंगे। कहने का मतलब अगर कोई लाइट जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का बना रही है तो रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो भी 30 डिग्री का बनेगा। और ये ध्यान रखना है हमको, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल होते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल समझते हैं। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके साथ एंगल नहीं बनता है, ये नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल होता है। ओके, और दूसरा जो लॉ है वो क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही सरफेस पे लाई करेंगे। तो ये दो लॉज जो हैं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंडर आते हैं। और जो रिफ्लेक्शन का जो पूरा जो फिनोमिनन है वो इन्हीं लॉज पर डिपेंड करता है। तो आई होप ये टर्मिनोलॉजीज अपने समझ में आई हैं सारी। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो होता है आपका टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइप, तो बेसिकली हम यहाँ रिफ्लेक्शन को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्टेकुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है आपका इररेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दो तरीके के रिफ्लेक्शंस हो जाते हैं, रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है? तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें जो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सभी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल जो है वो चलेंगी जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं। जबकि इररेगुलर रिफ्लेक्शन या जो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसमें जरूरी नहीं है कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल हों, तो वो पैरेलल नहीं होंगी। तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होंगी वो क्या होगा? आपका इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाएगा। इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में बेसिकली एक और डिफरेंस है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो आपका है वो होता है हमेशा प्लेन सरफेस पे, जो एकदम पॉलिश या प्लेन सरफेसेस हैं जिनमें इरेगुलरिटीज नहीं हैं या फिर बिल्कुल ना के बराबर है, ऐसे सरफेस के अंदर आपका कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। वहीं जो अनइवन सरफेसेस हैं जिनमें इरेगुलरिटीज ज्यादा है उन सरफेसेस के अंदर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो किस तरीके के होते हैं बेसिकली ये रिफ्लेक्शंस, तो इसको देखें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये रिफ्लेक्शंस होंगे। अगर दो सरफेसेस की मैं बात करूं तो एक सरफेस है हमारे पास में कुछ इस तरीके की और दूसरी सरफेस है हमारे पास कुछ इस तरह से है, एक अनइवन सरफेस है। तो इस पर जो हमेशा जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होंगी
इस सरफेस पर, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर हमेशा आपकी इंसिडेंट रे तो हमेशा ही पैरेलल रहनी है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी पैरेलल होंगी, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर ये पैरेलल नहीं होंगी, ये नॉन पैरेलल होगी। इसका रीज़न क्या है? देखो इसका रीज़न भी है, ऐसा क्यों होता है वो भी समझना ज़रूरी है। यहाँ अगर आप देख रहे हो इस जगह पर आपका नॉर्मल जो एकदम ये हो गई पैरेलल है, सब जगह पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों एंगल और आई इक्वल बन रहे हैं। लेकिन यहाँ देखोगे हमने क्या कहा था, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल। तो इस जगह के लिए अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखूँ तो ये बन गया, ठीक है। इस जगह के लिए देखूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो इन दोनों का एंगल और आई इक्वल होना चाहिए। इस जगह के लिए देखूंगा तो ये बनेगा। तो क्योंकि इनके नॉर्मल ही जो है वो अनइवन हो रहे हैं, नॉर्मली अनइवन सरफेसेस पे बन रहे हैं, तो इस वजह से इनकी रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो भी अनइवन होती है। तो ध्यान रखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन उसके अंदर क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी रेगुलर रिफ्लेक्शन में। इररेगुलर जो रिफ्लेक्शन होगा या डिफ्यूज जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें जो रेज होंगी रिफ्लेक्टेड रेज वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने जैसे कहा कि किसके ऊपर होता है, जो प्लेन सरफेसेस होते हैं, स्मूथ पॉलिश सरफेसेस होंगे उनमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और जो अनइवन सरफेसेस होंगे जिनमें इररेगुलरिटीज होंगी उनमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। ये जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ की इमेज फॉर्मेशन के लिए। जैसे आप पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखते हो या मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हो तो वो किस वजह से देख पा रहे हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो किसी चीज़ को विजिबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो वो सब रेगुलर जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हो, क्योंकि वहाँ से उन रेगुलरिटीज से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर अलग अलग एंगल से पहुँच रही है, इसलिए हमको कोई भी चीज जो होती है वो विजिबल होती है। चाहे हमको कोई बहुत स्मूथ लगे कोई सरफेस, लेकिन उसमें माइन्यूट क्या होती है, इररेगुलरिटीज होती है। ये हमने पीछे फ्रिक्शन चैप्टर में भी इस चीज को पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो पॉलिश जो आपको नॉर्मल सरफेस दिखाई देती है जो स्मूथ है, एक्चुअल में उसमें भी क्या है, माइन्यूट इररेगुलरिटीज हैं। तो उन इररेगुलरिटीज से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो ये दो तरीके के रिफ्लेक्शन हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं, रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप समझ में आया होगा आपको रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने बात की। ओके, अब इसके बाद में अगर हम बात करें, अगली जो चीज आती है इस चैप्टर के अंदर रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद की हम बात करें अगला, तो वो आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिरर। ठीक है, मिरर में जो कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके बारे में। अब बेसिकली पहले समझेंगे हम कि मिरर क्या होता है। तो देखो, कोई भी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, हमने क्या किया, एक प्लेन ग्लास लिया और उसकी एक साइड जो है उसको हमने पॉलिश कर दिया, सिल्वर जो होता है आपका उससे पॉलिश कर दिया। तो जो उसकी सामने वाली सरफेस है, जैसे अगर मैंने ये मिरर मान लेता हूँ, मैं ये ग्लास है, इसके पीछे वाले पार्ट को मैंने पॉलिश कर दिया, तो अब जो आगे की जो सरफेस होगी वो कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। अब इस पर लाइट जो गिरेगी वो इसके चारों उसके आर पार नहीं जाएगी। बेसिकली हमने पढ़ा है 3 तरीके के मीडियम्स होते हैं। एक होता है आपका किस तरीके का मीडियम, ट्रांसपेरेंट होता है जिसके थ्रू लाइट जो है पूरी तरह से पास हो जाती है। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से पार्शियली लाइट जो है वो पास होती है, और एक होता है ओपेक मीडियम जिससे लाइट बिल्कुल पास नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब उसके पीछे सिल्वर की कोटिंग कर दी तो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गई, मतलब अब इस पर लाइट जो गिरेगी वो बाउंस बैक होकर के वापस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिरर होता है वो बेसिकली क्या है, अ प्लेन सरफेस विच वन पार्ट इज पॉलिश बाय सिल्वर, सिल्वर से पॉलिश रहता है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मिरर होता है, अब 2 तरीके के मिरर की बात आती है, एक आता है आपका प्लेन मिरर और एक आता है स्फेरिकल मिरर। अभी हम यहाँ पर पहले बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर कैसे फंक्शन करता है, या प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको समझते हैं। देखिए हम पहले
प्लेन मिरर जो होता है उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में एक मिरर है जिसका ये पीछे पॉलिश पार्ट हो गया। इस तरीके से प्लेन मिरर जो है वो हो गया हमारे पास में। अब ये हमने कोई एक ऑब्जेक्ट मान लिया जो यहाँ पर लाई कर रहा है, इस जगह पर ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नेमिंग कर दी इसकी ए बी। अब देखें इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। पैरेलल अगर हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल जो लाइट रे आती है तो पैरेलल लाइट आएगी। अब ये जो लाइट है आपकी, हमने देखा है कि नॉर्मल से एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी नॉर्मल भी कहाँ होगी? परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग रे और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो यानी कि ये जो लाइट है आपकी ये क्या होगी? वापस बाउंस हो जाएगी, इस तरह से वापस बाउंस बैक होगी, इस तरह से ये वापस बाउंस होगी। अब जो ब्रेन है उसके लिए ये इमेज कैसा फॉर्म करेगी? ये इस तरह से फॉर्म करेगी कि ये लाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ पीछे से आ रही है, इस तरह से यहाँ से ये पीछे से आती हुई दिखेगी इसको। दूसरा हमने मान लिया कि अब लाइट जो है ये पैरेलल ली, हमने अब इसको माना कि ये लाइट अब फॉल हो रही है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल के ऊपर। तो जब एंगल पर जो है फॉल हो रही है तो दैट मीन्स ये होगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा इसका। तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके। अब ये जो इमेज अगर मैं इन दोनों जो लाइट रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज, अगर इनको आगे की तरफ एक्सटेंड करता जाऊं तो इनके बीच का एंगल बढ़ता ही जाएगा। दैट मीन्स ये कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो हमने क्या किया, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। पीछे की तरफ तो ये बढ़ सकती हैं, पीछे की तरफ जाकर के तो अगर मैं इनको चेक करूंगा तो ये पीछे की तरफ एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी और उस पॉइंट को हम जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेंगे और वहीं पर हमारी जो इमेज है उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये जो है ये पॉइंट हमने मान लिया जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इंटरसेक्शन होगा और इमेज का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हमको दिखाई देगा बना हुआ। तो इमेज का फॉर्मेशन जो है ये यहाँ पर हमको दिखेगा। ओके, ये हो जाएगी आपकी इस तरीके से। यहाँ पर ये इमेज बनेगी इसकी ए डैश और बी डैश। ठीक है, ठीक है, ठीक
ठीक है। अब देखो जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है उस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? एक तो जो इमेज बनेगी, जब भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तब जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा, पहला तो होगा कि जो इमेज का साइज होगा वो सेम होगा। आप मिरर में अपना जब जो है अपनी जब शैडो देखते हैं, अपना जो है उसके अंदर जो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है तो वो इमेज क्या होती है, सेम बनती है, सेम हाइट की बनती है। तो हमेशा जो है प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी होगी, सेम साइज की होगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक, जब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे, एक तो सेम साइज की होगी, दूसरा इमेज जो है उसमें और आपकी जो मिरर है उसके बीच में भी उतना ही डिस्टेंस होगा जितना कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है। दैट मीन्स जो ये मिरर और ऑब्जेक्ट है इनके बीच का डिस्टेंस और मिरर और जो इमेज है इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा, इक्वी डिस्टेंट होगी। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट बनेगी, इक्विडिस्टेंट। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है, अगर किसी ने कभी जो है जो चश्मा वगैरह बनवाने गए होंगे तो आपने देखा होगा, वहां पर वो आपको एक जगह पर एक दीवार पर एक जगह बैठाएगा और आपके पीछे की साइड के अंदर जो है कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं और सामने एक मिरर लगा रहता है, एक शीशा लगा रहता है और उस शीशे के अंदर आपको जो है वो रिफ्लेक्शन, वो जो बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है वो दिखाता है। अब उसका रीजन क्या है, देखो एक सर्टन जो डिस्टेंस है उससे हमको कोई चीज जो है जब आंख चेक करते हैं तो उससे डिस्टेंस को हम चेक करेंगे कि उतने डिस्टेंस से हमको कैसा दिखाई देता है। सपोज मैंने माना 10 मीटर का जो डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस के ऊपर वो चीज मुझे दिखाई देगी क्लियर या नहीं, इससे हम पता लगाएंगे कि आंख का जो नंबर है, आंख की जो पावर है वो कितनी है। अब मेरे पास 10 मीटर का डिस्टेंस नहीं है, मेरे पास में 5 मीटर का ही डिस्टेंस है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो मेरा 5 मीटर का डिस्टेंस था यहाँ पर मैंने वो जो बोर्ड लगा दिया। अब जब मैं उसको मिरर में देखूंगा, यहाँ पर मैंने एक मिरर लगा दिया, तो अब मैं मिरर में उसको देखूंगा तो 5 मीटर डिस्टेंस तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, और अंदर उसका जो इमेज बनेगी वो भी कितनी बनेगी, 5 मीटर अंदर बनेगी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है तो इस वजह से अंदर जो टोटल कितना हो जाएगा, 10 मीटर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, सेम साइज की होगी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वी डिस्टेंट होगी, मतलब जितना ऑब्जेक्ट और मिरर में डिस्टेंस है उतना ही इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस होगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, जो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज होती है वो हमेशा कैसी हो रही है, वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज का मतलब ऐसी इमेज जो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से लाइट रेज जो है उनसे नहीं बनी हुई है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से नहीं बनी है, असल में लाइट रेज जो है वो इंटरसेक्ट नहीं हुई, हमने उनको इमेजिन किया है कि इस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रही हैं। ऐसी रेज जो होती है वो कहलाती है, ऐसी जो इमेज फॉर्म होती है उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये इमेज जो होगी ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, मतलब जब आप इसमें देख रहे हो तो आपको एज इट इज दिखाई दे रहा है, जहां सर है वहीं पे सर, पैर ऐसा उल्टा नहीं बन रही इमेज, सीधी इमेज बन रही है एकदम। तो कैसी हो गई, आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज का, कि इमेज जो होगी वो कैसी होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया कि जब आप मिरर में देखोगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा। दैट मीन्स अगर आपने मिरर में देख करके अपना लेफ्ट हैंड रेज किया तो उसमें मिरर में जो इमेज बन रही है उसका राइट हैंड रेज होगा, ठीक है। आप जो है कुछ किसी ऑब्जेक्ट को में अंदर है, जैसे अगर हमने ये देखा, अगर आप इस तरह से बी जो हमने लिखा हुआ है उसको अगर मैं मिरर में देखता हूँ तो वो मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, बाय द प्रोसेस बाय विच
ऑब्जेक्ट राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, उसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। और इसी लेटरल इन्वर्जन का हमको एक एग्जांपल जो देखें वो हमको किस में देखने को मिलता है, जो आपके एम्बुलेंस व्हीकल होता है उस पर आपने अगर आगे देखा हो तो लिखा रहता है आपका एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ठीक है, इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है। उसका रीजन यही होता है कि सामने वाली गाड़ी के अंदर जब जो पर्सन गाड़ी चला रहा है, जब वो अपने जो उसके अंदर जो मिरर है आपका इनसाइड जो रियर व्यू मिरर है उसमें जब देखेंगे तो वो पीछे लिखा हुआ एम्बुलेंस जो है वो क्लियर साफ दिखाई दे, जिसकी वजह से एम्बुलेंस को आसानी से जो है जाने के लिए रास्ता दिया जा सके। तो ये लेटरल इन्वर्जन का एक एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है उसके क्या होते हैं, एक तो इमेज कैसी बनेगी, आपकी इमेज जो होगी वो सेम साइज की बनेगी, यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनेगी। दूसरा, सेम डिस्टेंस पर बनेगी, इक्वी डिस्टेंट होगी, यानी कि जितना मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस था उतना ही इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस रहेगा। तीसरा, इमेज जो होगी वो जो है इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, लाइट रेज जो है उनके इमेजिनरी इंटरसेक्शन से बनने वाली जो इमेज होगी वो होगी, यानी कि वो लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में नहीं मिलेंगी, वो मिलती हुई अपीयर होंगी, तो वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। साथ ही लास्ट जो पॉइंट रहता है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड मतलब राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। ओके, इस तरीके के जो फिनोमेना, तो ये कुछ सारे जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से जो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज होती है उसके, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पर की, बाकी इसके अलावा की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।